and 1,500 buses are coming into our fleet in the next 6 months. We've got electric buses in Delhi? Yeah. The goal is that by 2025, Delhi will have 8,000 electric buses on a fleet size of 10,800. That's one area which is, we are still it's work in progress. I'm not sure I understand. What is multimodal integration? So इसका मतलब है कि आप अगर मेट्रो में चल रहे हैं और बस में चल रहे हैं तो आपका एक ही कार्ड फॉर टिकटिंग यूज़ होना चाहिए। इतने बरसों से हमें कोई पूछता नहीं है, वहाँ पे जलजला आ जाए या कोई अटैक हो जाए कहीं से, तब आप नेशनल हेडलाइंस पे आते हैं। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट की कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आ जाए वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, इन सारा स्पोर्ट्स में, then suddenly they hit the headlines. So for them, for the youth of Northeast, sports is a theater of redemption. Yo, what is up my friends? क्या हाल है? स्वागत है आपका एक और एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट के अंदर। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आप इस पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि ये बेस्ट पॉडकास्ट है, हमारे मन में बेस्ट है। एनीवे, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है आशीष कुंद्रा। करंटली इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली फॉर ट्रांसपोर्ट। जितनी बढ़िया ईवीज आ रही है दिल्ली के अंदर, जो रेवोल्यूशन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये करा रहे हैं। साथ में उन्होंने एक किताब लिखी है रिसर्च इन नॉर्थ ईस्ट, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के सभी रीजन्स, सभी स्टेट्स के बारे में कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दिया गया है कि वाई वॉज दिस रीजन कट ऑफ फॉर सो लॉन्गर, यहाँ के लोगों की लिंग्विस्टिक, एथनिक, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे व्हाट आर द इश्यूज दैट हैज प्लेग्ड दिस रीजन फॉर सो फार, और अब कैसे नॉर्थ ईस्ट इज कमिंग आउट एज अ विक्टर इन इंडियाज फ्यूचर। ठीक है, ये सब बातें हम लोगों ने करी, क्योंकि इन्होंने कई बार एज अ सिविल सर्वेंट ही वाज पोस्टेड देयर सेवरल टाइम्स। ठीक है, तो बहुत डिफरेंट कैपेसिटी में जिस तरह का आज आप झलक देखने वाले हो नॉर्थ ईस्ट का, इज प्रॉब्ली समथिंग दैट यू हैव नॉट सीन, स्पेशली अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो देश के कैसे एरियाज है जहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम जानकारी है और आप उसको एक क्लस्टर की तरह ही देखते हो। This podcast is one that will change your mind. I personally had a blast talking to him. The episode with Ashish Kundra begins in 3, 2, 1. Welcome to Dostcast. Thank you for coming here. आपने Research in Northeast किताब लिखी है, which I, like I said, went through an entire evening. उससे पहले, before we discuss the Northeast and उसका overall context क्या है इंडिया को लेके, I just wanted to ask you, how did you get in the civil services? When did you start exactly? So I did my BTech in electronics from IIT BHU in 95, and soon after I wrote the exam and I qualified for the civil service. So my father was also a civil servant, so that in a way was a benchmark to तो आप फिर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे थी? चंडीगढ़ में एज SDM, राइट। एंड 99-2000 का टाइम, starting out as a young civil services person, right? Figuring it out. थोड़ा सा पापा का civil services में होना, did the pedigree help you understand how to operate the job? What were you doing exactly at SDM at that time? लोगों तो पता भी नहीं होगा कि SDM like करते क्या हैं? So SDM is, it's a leadership role of a certain defined geography. एंड अर्बन सेटिंग में उसका रोल थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन होता लीडरशिप रोल ही है। तो चंडीगढ़ शहर में मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गाड़ियों के बनने हैं, या फिर लैंड एक्विजिशन होनी है, इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है, ये सब तमाम चीज़ें आपके उसके दायरे के अंदर आती हैं। मतलब सिंगल फोकल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द सब डिविजनल लेवल इज़ द SDM। So what is सब डिविजनल exactly? So अगर स्टेट है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होती है, डिस्ट्रिक्ट के आगे सब डिवीज़न होते हैं, तो सब डिवीज़न इज़ वन यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेट अस से। तो आप वहाँ पे SDM लग गए उस टाइम पे। अब दिस इज़ अ टाइम व्हेन से रियल एस्टेट इज बूमिंग, इंडिया इज इन अ डिफरेंट, अभी मिलेनियम में आने वाला है, राइट? उस टाइम पे कुछ वर देयर स्पेसिफिक सिचुएशंस और चैलेंजेस दैट यू वर लाइक, यार आई नो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए साइन अप करा था, लेकिन ये तो कुछ और ही है। देखो, चंडीगढ़ में काम करना या मान लीजिए कोई बस्तर में काम कर रहा है या उड़ीसा में काम कर रहा है, बहुत अंतर है। क्योंकि चंडीगढ़ इज़ हाईली अर्बनाइज्ड और लोग बहुत एजुकेटेड हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और मतलब कि सरकार से और उम्मीदें बहुत रहती हैं उनकी, और everybody kind of knows everybody, and it's not as if you can be laid back about things and say चलो कल देखा जाएगा।
They want results, and so to that extent the pressure on performance in that kind of a setup is greater. And I think it was very exciting. It was a big learning, and I had a very good time. And of course it was my hometown, so to that अच्छा extent, था. yeah. तो आप चंडीगढ़ में हो, आप वहाँ पे 99 से 2000 के आसपास, 2000 से 2002 के अंदर, बिफोर यू वेंट टू मिजोरम एंड यू नो यू राइट इन द बुक कि कैसे एक्सपीरियंस बदला, योर फर्स्ट एनकाउंटर विद मिजोरम, उन 2 साल के बीच में व्हाट वाज हैपनिंग, वेयर वर यू पोस्टेड? नहीं, so 96 to 98 was my training. Then 2 years I was in Chandigarh, और चंडीगढ़ के तुरंत ही बाद I went to Mizoram. ओके Yeah. ओके. सो ये पोस्टिंग इट वाज ब्रॉट टू योर डेस्क, और डिड यू डिसाइड कि मेरे को No, you never decide in government. It is decided elsewhere, and it's an accident, quirk of fate. बट दिस वाज वे आउटसाइड योर कंफर्ट जोन? मतलब एक नॉर्थ इंडियन, अगर मैं बोलूँ फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, इन एक्सक्यूज माई यू नो रफनेस इन लैंग्वेज, पर एक नॉर्थ इंडियन बंदा जो वो चंडीगढ़ में पला बड़ा है, वो BHU भी गया, अगेन यू नो यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, रफली द सेम एरियाज व्हेन इट कम्स टू लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, सब कुछ ठीक है. वहाँ से सीधा मिजोरम में जाना, और वो भी एक ऐसे ज़माने के अंदर जब .com बूम वगैरह आ रहा है, लेकिन अमेरिका में आ रहा है, इंडिया में तो स्टिल द नेसेंट डेज ऑफ द इंटरनेट, Certainly. डायल अप मॉडेम वगैरह ये सब, Certainly. एंड यू लैंड इन मिजोरम, राइट? सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? नहीं, तो बहुत एक जैसे ताज्जुब सा होता है, अचंभा सा होता है ना, तो आदमी कहाँ आ गया, एंड इट इज़ लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंड, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, different food, completely different ethos and climate and terrain. Connectivity was very difficult at that time. वहाँ कई चीज़ें जो हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जियाँ नहीं मिलती थी कई सारी, तो आपको यहाँ से जब भी दिल्ली से जाते थे तो मुझे याद है कि वो शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें लेके जाते थे, ताकि वहाँ पे कम से कम जो गुजारे लायक वेजिटेरियन खाना मिल जाए. ऑल्दो आई एम नॉट अ वेजिटेरियन. देन इन टर्म्स ऑफ डाइटरी हैबिट्स, वहाँ पे पोर्क वगैरह ज़्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते हैं, तो इस तरह का वो था. लेकिन बट 3 साल वहाँ रहा, बहुत अच्छा रहा, एंड इट वाज अ डिफरेंट टाइम, डिफरेंट एज, बट आई हैड अ वेरी गुड टाइम. तो उस टाइम पे इन द अर्ली 2000s आप वहाँ पे मिजोरम में हो, समथिंग यू नोटिस एंड यू पॉइंट इन द बुक एज वेल कि लोग बहुत फियर्सली इंडिपेंडेंट थे, देयर वाज अ डीप सेंस ऑफ कम्युनिटी जो शायद और लोगों में नहीं होती. उसमें आपने ये भी लिखा हुआ है, पोलाइटनेस इज समथिंग दैट इज वैल्यूड. जैसे यहाँ पंजाबी रैम्बंक्शसनेस की हम बात करते हैं, वो डिफरेंट है. एंड येट आपने फिर भी नोटिस करा कि देयर वाज अ सेंस ऑफ स्लाइट हॉस्टिलिटी एंड एनिमोसिटी टुवर्ड्स द मैन ऑफ द मेन लैंड. उसके बहुत सारे कारण हैं, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मेंशन वाज चिकन्स नेक, राइट? कि वो जो लाइक व्हेन यू वेंट देयर, व्हाट डू यू थिंक द एनिमोसिटी वाज कॉज्ड बाय टुवर्ड्स समवन फ्रॉम द मेन लैंड? नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस. तो वो सारे इलाके, वहाँ पे हर एक स्टेट की अपनी अपनी हिस्ट्री है. और अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मिज़ोरम की बात करें, तो मेरे ख्याल हिंदुस्तान में वो अकेली स्टेट है जहाँ इंडियन एयरफोर्स हैज़ बॉम्ब्ड इट, एंड एट अ सर्टन टाइम, and you know there was a crackdown of the army to kind of control the insurgents. वो कंट्रोल करने के लिए जो लोग गांव के अंदर रहते थे, उनको गांव से निकाल के सड़क के किनारे उनको बसाया गया. तो वो उन इलाकों में ज़मीन से लोगों का बहुत लगाव रहता है, उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा रहती है. तो उसको जब लोगों को उजाड़ा गया वहाँ से, तो उनकी साइकी में एक मेनलैंडर के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत का भाव आ गया, और आर्मी बिकेम अ सिंबल एट दैट टाइम ऑफ द एंगस्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी. खैर दैट वाज डिफरेंट ज़माना था, 60s की बात है. उसके बाद लेकिन एक जनरेशन कम से कम, यू नो, आई वाज देयर एट दैट टाइम व्हेन दैट जनरेशन वाज एक्टिव पॉलिटिकली और इन सीनियर सिविल सर्विस, और यू नो दे वर वेरी मच अराउंड. एंड उन लोगों में एक फिर भी एक भावना थी. तो एक हिस्सा तो वो है, दूसरा ये है कि बहुत वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं रहा मेनलैंडर्स का. तो एक जो जिन मेनलैंडर्स का वहाँ पे इन अ वे इंटरेक्शन रहा, एक एक्सप्लॉयटेटिव सा रिश्ता था. तो मतलब फॉरेस्ट है, उसको एक्सप्लॉयट करना, थोड़ा बहुत उनको पैसे दे के, यू नो, दे वर एक्सप्लॉयटेड. सो दैट इट काइंड ऑफ वेंट इनटू देयर साइकी दैट द मेनलैंडर is not a good guy. So that continued for a while. So when I was there in my first posting,
वो एक जज्बा जो है वो अभी थोड़ा बहुत बरकरार था, ऐसा नहीं कह सकते कि जाहिर था, लेकिन सबटेरेनियन लेवल पे वो दैट फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी वाज एग्जिस्टिंग। जो 66 में उस टाइम पे यूथ थे, जो अब आप जब गए हो, दे वर प्रोबब्ली द ओल्डर पीपल, सो करेक्ट। उनके वूंड्स ऑफ वॉर कहीं ना कहीं थे जो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हुए हैं। राइट। इट इज, पर ऐसा नहीं था कि आप जब 2002 में वहाँ पहुँचते हो, दैट मीजोज वांटेड टू गो टू मेनलैंड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज या वाइस वर्सा, एक वो सेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ गई थी वहाँ पे कि हम अपवर्डली मोबाइल होके मेनलैंड में जाएंगे बेटर करने के लिए, या हम चाहते हैं कि हमारा एक एक ट्रेड एक्सचेंज बन जाए, कुछ बन नहीं, जाए? तो मेरे ख्याल उन लोगों का एस्पिरेशन तो उस वक़्त भी थी, लेकिन एस्पिरेशन ये थी कि हम अपने ही जगह में रह के अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारें किस तरह से। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस जो है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पे या सरकारी जॉब्स पे थी। सो गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट जॉब, वेदर अ क्लरिकल जॉब और स्टेट सर्विस जॉब और एन इंजीनियरिंग जॉब वाज कंसिडर्ड टू बी very good. But short of that, getting a government contract, so that keeps you going. So that was the only source of income, I mean, for a large segment of society at that point in time. तो आप मिजोरम में जब पहुंचे, व्हाट वर सम ऑफ द, एक तो ऑब्वियसली होता है आपका खान पान बदल गया, लोगों का वो बदल गया। अब आपको इवेंचुअली, बिकॉज यू हैव टू गवर्न दिस प्लेस राइट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन थे, और आपने क्या किताबें, रिसोर्सेज, या बाजार में जाके सुनना लोग क्या बात कर रहे हैं, लाइक व्हाट वाज योर ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द रीजन? So, my posting when I started off, it was in the secretariat. 2 साल मैं आइजॉल के अंदर ही था। I was joint secretary power and finance department. तो वहाँ पे ये था कि जो मिज़ोरम इज़ अ वेरी होमोजेनस कम्युनिटी, अनलाइक अदर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे इस करके जो लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज़ मिज़ो. So everybody talks in Mizo, so that was one thing which kind of stood out, that you are in a meeting and you are sitting there and they are discussing something sometime and you are like a piece of furniture because you are not able to understand what's going on. So then you try to somehow find your way through and talk to colleagues and put the pieces together, and so that was one part. Then of course you travel around and get a sense of the place, you engage with people and get an idea of what they are like, you kind of walk around in the market, get a sense of the smells and sight of the bazaar, and that's how you acquaint yourself with a new place. So that was my initial let's say learnings in that place. And when you were meeting, जब आप locals वगैरह से मिल रहे थे, were they suspect of you as a mainland person, and what did you do to essentially be one of them? क्योंकि आपकी किताब पे जो रिस्पॉन्स आया, मैं आपका ट्विटर रीट्वीट देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा है, इनफैक्ट इवन I believe the current CM of Arunachal Pradesh, he's written the forward of the book, right, and that is a testament to the fact that you've got a sitting chief minister writing the forward. Right. It means that you've done something extraordinarily right with the writing of the book, that you understand the region. Right. तो वो आपने उनके साथ कमराडरी या एंडियरमेंट कैसे डेवलप करी? देखिए, किसी भी जगह जाते हैं तो मेरे ख्याल में आफ्टर ऑल इंसानी रिश्तों की बात है, और आप अपने आप को अगर अलग समझेंगे उनसे या सुपीरियर समझेंगे, तब किसी भी इलाके में जाएंगे तो लोगों के साथ ना तो उनको समझ पाएंगे, ना उनकी मोहब्बत और प्यार का जज्बा आपके लिए आएगा। तो मेरे ख्याल में आप यू हैव टू शेड द बैगेज ऑफ व्हाट यू आर, शेड द चिप ऑन योर शोल्डर and be one amongst them, make friends, and try to it's after all, administration is always a battle of hearts and minds, and that is where you strike a chord with the heart of a person. Then I think you are able to get a sense of what is their real aspiration and what is it that you can do to address it, how best you can. After all, when you go there for development, it is for development of the people of that area. तो आपको जब तक उनकी एस्पिरेशन नहीं समझ में आएगी तो आप सही तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। One of the first chapters, जो पहला one of the first chapter ही है, so you talked about Nehru's misplaced utopia regarding the Northeast, and उसके अंदर आपने मेंशन करा कि एक इंसान जिसका नाम सेकंड नेम भूल के फर्स्ट नेम एल्विन है, वो शायद ट्राइबल्स का एक्सपर्ट बना रखा है उसको उस टाइम का,
पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर दुनिया भर में जाके ट्राइबल्स की वो हेल्प करता है. सो हिम एंड नेहरू डिवाइस दिस पंचशील ऑफ डीलिंग विद ट्राइब्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि एक अलग से ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का. डू दे देमसेल्व्स कंसिडर देम एज ट्राइबल पीपल, एंड कैन यू गिव सम कॉन्टेक्स्ट कि वो एग्जैक्टली क्या था, एंड डिड इट फेल, डिड इट सक्सीड? So देखिए, Verrier Elvin was a British gentleman who came to India and he started work in Central India first. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो भील और गोंड ट्राइब्स हैं वहाँ पे उन्होंने काम किया था. उसके बाद वो फिर नॉर्थ ईस्ट में आ गए और वो पंडित नेहरू के सलाहकार बन गए फॉर दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो उस ज़माने में बाकी भारत की तुलना में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका नॉर्थ ईस्ट था. एक तो अंग्रेज़ जो हैं वहाँ पे आप देखें कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ अंग्रेज़ पूरी तरह पहुँच ही नहीं पाए. जैसे अरुणाचल है, वहाँ उनकी प्रेजेंस बहुत मिनिमल थी. जो हिली इलाके थे तो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस कम थी. तो इसकी वजह से शिक्षा का वहाँ पे जो स्तर था कम था. और जो ट्राइबल एक आइडेंटिटी है वो बड़ी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी पहाड़ों में. और उसमें ज़मीन के साथ, माउंटेन्स के साथ, नदियों के साथ उनका एक रिश्ता था. और वो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से बसर कर रहे थे, एक इन अ वे आइसोलेशन, लेट अस से इट इज़ अ स्प्लेंडेड आइसोलेशन. So they have created a universe of their own in which they are sort of oblivious to what is happening around them. There was no internet, there was no television also at that point in time. So उस वक़्त की सोच ये थी कि they have their own creative genius, and हम अपना sense of civilization उनके ऊपर क्यों थोपें. मतलब हम अपने आप को उनसे सुपीरियर मानते हुए उनकी ज़िंदगी में इंटरफियर करें, ये तो सही नहीं है. लेकिन तो उसमें यही मैंने लिखा है कि वेल इंटेंशन्ड फ़िलॉसफी थी, लेकिन इट डिडंट फैक्टर इन कि भाई बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, मेनलैंडर्स के साथ कांटेक्ट होगा ही होगा, टेलीविज़न आएगा, इंटरनेट आएगा. तो आइसोलेशन में किसी कम्युनिटी को या लोगों को रखा नहीं जा सकता बहुत देर के लिए. तो उससे क्या हुआ, आइसोलेशन गवर्नेंस के स्टैंड पॉइंट से आप अपना, क्योंकि मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उन पे नहीं थोपना चाहते थे, तो ना तो वहाँ सड़कें बनी, ना वहाँ पे कनेक्टिविटी आई, तो वो लोग पीछे रह गए. तो एक इन अ वे इट वाज ए वेल इंटेंशन्ड आइडिया, बट इट बिकेम अ मिसफॉर्चून फॉर द पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. तो वो जो थीसिस अमेंड हुआ था कि पहले पंचशील थे ट्राइबल से डील करने के, फिर वो रिप्लेस हुए, उसमें जो कोर डिफरेंस मैंने पढ़ा वो ये था कि इंटरवेंशनिज्म फिर आ गया. मतलब आपको इंटरवीन करना ही पड़ेगा साथ में उनको बढ़ाने के लिए. यू कांट जस्ट प्रिजर्व देम एज कि ये एक एब्सोल्युटली या सो अब तक ये डेवलपमेंट वगैरह नहीं हो रही है. साथ में वो फिर चिकन नेक वाली चीज़ आ गई है. तो जो वो रिजेंटमेंट थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हाउ डिड इट मैनिफेस्ट? पहले के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को छोड़ देते हैं, बट ड्यूरिंग द आपकी पोस्टिंग एक तो 2002 में थी, एक फिर कई साल के बाद दोबारा से थी. उस टाइम पे ये रिजेंटमेंट रिगार्डिंग लीडर्स एंड लैक ऑफ गवर्नमेंटल सपोर्ट, उस चक्कर में उस रेजिमेंट के मैनिफेस्टेशन क्या क्या हुआ है सबसे? नहीं, तो जो सेकंड पोस्टिंग हुई उस दौरान आप समझिए, अब 2016 पे आ जाइए आप. मैं जब अरुणाचल गया 2016 मीन 7 years ago, एंड उस दौरान मैंने ये देखा कि वहाँ पे पिछले 7 साल में देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड चेंज. यू नो, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज. आप सोचिए कि पहले, आज से 25 साल पहले, पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल एक एयरपोर्ट था, गुवाहाटी का. 8 स्टेट्स हैं. आज की डेट में हर स्टेट में एयरपोर्ट है, हर कैपिटल में. और आप अरुणाचल की बात कर लें, मेरे देखते देखते जब मैं 2016 में था वहाँ एक भी एयरपोर्ट नहीं था. आज की डेट में वहाँ 3 एयरपोर्ट हैं. पिछले 7 साल में बता रहा हूँ मैं. सड़कें बन गई. आप अरुणाचल के ईस्टर्न पार्ट में चले जाइए तो वहाँ पे खुद मैंने उसमें किताब में भी लिखा है कि ब्रह्मपुत्रा जो है उसको क्रॉस करने के लिए फेरी के ज़रिए जाना पड़ता था. उसमें आदमी, गाड़ी और जो कैटल है वो एक साथ बैठ जाते थे. फट्टे होते हैं, जैसे फट्टे होते हैं
उस पर आप बैठ करके जाइए तो 1 घंटा लगता था एक बैंक से दूसरे बैंक में। वो अब पुल बन गए, पुल में 5 मिनट में आप क्रॉस कर जाते हैं। तो लोगों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई, कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो जो एक मैं समझता हूँ कि एक सेंस ऑफ आइसोलेशन था, इमोशनल एंड जोग्राफिकल, वो ख़त्म सा हो गया अब। सो दे आर वेरी मच नाउ पार्ट ऑफ द इंडिया स्टोरी। या फिर भी जब मैं अभी ज़ीरो, देखो मैं तो छोटा एक्सपीरियंस है, श्योर। जब मैं ज़ीरो वैली फेस्टिवल गया था तो मेरे को गुवाहाटी तक लेनी पड़ी फ़्लाइट, फिर वहाँ से नाहरलगुन तक की ट्रेन लेनी पड़ी, वहाँ से गया। तो वो अरुणाचल का एयरपोर्ट का मैं तो नहीं फ़ायदा उठा पाया, बिकॉज यू नो So when you went, I don't know when this was. दिस वाज this year only, I think, or October last year, I think. So the Arunachal airport has been inaugurated very recently. Okay, okay. So when I was there, land was being acquired at a place called Holongi, which is in fact near Naharlagun, जिसका आप बोल रहे हैं, और वहाँ अब एक प्रॉपर एयरपोर्ट बन गया। तो देयर आर प्रॉपर फ्लाइट्स विच आर गोइंग देयर। तो उसके बाद तो ज़ीरो के लिए फिर आगे 2 घंटे का ही रास्ता है उसके बाद। हाँ, तो चलो अब नेक्स्ट ईयर जब मैं जाऊँगा, हाँ, तो देन यू विल बी एबल टू सी दिस। या बट फिर भी मेरे को लगा डिस्पाइट एवरीथिंग कनेक्टिविटी स्टिल रिमेन्स एन इशू, राइट? कि काफ़ी सारी रोड्स वगैरह भी आ गई। इनफैक्ट मूविंग ऑन फ्रॉम कनेक्टिविटी, यू ऑल्सो मैंशन कि देर आर पार्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट दैट हैव बीन वाइडली स्ट्रिकन बाय HIV की प्रॉब्लम है और चीज़ें हैं। One of the reasons you attributed was कि आसपास there are all these drug corridors right above it, right? Correct. म्यांमार, थाईलैंड वगैरह सब पास में है, right. तो that leads the people to do far more drugs and like engage in unsafe sex, all of that. और मेरे को I didn't think too much कि नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर again at zero, based on completely layman experience, there was army in the festival, and the main slogan was not like 3 days of zero, have fun. It was zero drug zero. Right. तो वो बीच में रोक के बोल रहे थे यहाँ पे हमारी नो ड्रग्स पॉलिसी है, वो नहीं करते। I thought ये क्यों है, मतलब और स्टेट्स में भी होता है। I did not realize कि there must be a real like epidemic of some kind happening there, no? Well, I mean, that problem in zero and all, it's not there so much. Actually, the real problem of drugs is in the border areas. So let us understand the geography of Northeast. So, this is a peculiar geography. 98% of its periphery is surrounded by international border. So you start from the western side, you've got Bhutan, then you go Tibet, northern side Tibet, then you've got Myanmar, then you've got Bangladesh. एंड एज यू सेड, वो सारे इलाके जो आसपास के लगते हुए हैं, ख़ासतौर म्यांमार के और बांग्लादेश के, वहाँ पे हर किस्म के इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हैं, आर्म स्मगलिंग भी होती है, ड्रग स्मगलिंग भी होती है। तो इट बिकम्स अ कॉरिडोर and naturally, in border areas which are the remotest parts of the Northeast, there is bound to be a relative infrastructure deficit. In fact, very recently I saw a home minister, I think yesterday or day before yesterday, he was in Arunachal, and he has announced a massive push on border infrastructure improvement. तो बॉर्डर में आप बिल्कुल जहाँ एकदम बॉर्डर पे चले जाएंगे तो वहाँ पे तो गरीबी है, सड़कें भी रिलेटिवली कम होती हैं, तो और अनएम्प्लॉयमेंट है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट प्लस पॉवर्टी इज़ अ डेंजरस मिक्स, नो, एंड वनरेबिलिटी बढ़ जाती है यूथ की फॉर ड्रग्स एंड ऑल दैट। सो दैट प्रॉब्लम ऑफ कोर्स इज़ देयर अलॉन्ग द इंटायर बॉर्डर, वेदर इट इज़ मिज़ोरम और अरुणाचल और द अदर पार्ट्स ऑफ मणिपुर, ये सब स्टेट्स के अंदर, नागालैंड, these states, all of them have a problem. Yeah, if you think about Punjab also, again near the border, so same Again, problem yes, as well. yes. Yeah, and so when it comes to sort of seeing these things, as an administrator there, आपने different roles निभाए, लेकिन at what point do you feel like this is too big a problem to fix? I'm sure that must happen sometimes, right? Where the more you kind of go in and see क्या problems है एक region के अंदर, the more you realize there is so much more to be done. Right? So even in your scope of work, what things did you realize कि यार, I can't fix this? No, so the geography of the Northeast and its terrain is such in certain parts that there is a very large area which is under forest cover, for example. And forest cover के होने से वहाँ naturally economic activity कम हो सकती है.
सो लोगों को एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया फिर क्या होगा? मतलब अगर आप देखें, आप मान लीजिए पंजाब में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, जहाँ भी, वहाँ पे आप चाहे रूरल एरिया में रहते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का कैनवस इज़ वाइड। इन इलाकों में क्या हो जाता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी का दायरा कम हो जाता है। आप खेती कर रहे हैं, लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, सो पीपल हैव टेकन टू फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर एंड दे आर ग्रोइंग वेरी हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक quinoa, they are growing dragon fruit, they are growing passion fruit, things which are exotic. When you go to Khan market, they cost a bomb, and there they are avocado, all these things are grown organic. अब कोई किसान अगर अपना पैसा लगा के वहाँ उगा रहा है मान लीजिए, तो उसको मेनलैंड में पहुँचाना कैसे है? क्योंकि वहाँ से मेनलैंड की दूरी बहुत है। पहले वो उस अरुणाचल के एक छोर से पहले गुवाहाटी लाएगा, गुवाहाटी से कहीं उसको जाना है, मान लीजिए दिल्ली आना है, बम्बई आना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? But then there have been very creative solutions to such problems also. For example, I mentioned in the book, there was an experiment वो स्पाइस जेट वालों के साथ, वो संतरे वहाँ से, the oranges are the finest variety in Dambok. Didn't you attend like a music festival there, Orange Festival, जहाँ rock walk चल रहा था full? हाँ, I've been there, yes. Yeah, of course. So there are problems. They are not insurmountable, but at one point in time when you are there, it does look that yes, there is a serious problem. At the heart of all problems was connectivity, and connectivity is now getting fixed in a big way. And when this connectivity reaches the farthest corners of Northeast, it will be a completely changed frontier area of India. या आपने किताब में ये बात भी बोली थी कि जैसे और स्टेट्स का तो हम नहीं कह सकते, जैसे दिल्ली के अंदर एक दिल्ली वाले को कोएग्जिस्ट करना है आर्मी के साथ, डजंट हैपन टू मच। आप जो आर्मी के स्पेसिफिक सेंटर्स हैं, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपको दिख जाते हैं कि ये आर्मी के कंटोनमेंट्स हैं या कोई और एरियाज हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के लिए। राइट। बट इन द नॉर्थ ईस्ट, थ्रू आउट द नॉर्थ ईस्ट आर्मी प्रेजेंस होती है, राइट, मेजोरिटी खासकर बॉर्डर्स के पास। तो वहाँ पे वो सॉर्ट ऑफ लिविंग विद द आर्मी, existing with them, assisting them, sometimes fighting against them, that is something that is uniquely specific about the Northeast, और कुछ नहीं है। तो when you were meeting people from the army as well, what were their attitudes like? Were they a little bit more hostile and combative? Because आपने तो बहुत empathetic picture दिखाई है, right? Did they see eye to eye with you on a lot of the things? You mean the armed forces people? Yeah. See, armed forces again depends on which state we are talking about. And different states have got different armed forces establishments. For example, in Mizoram we have Assam Rifles. Assam Rifles has had a history of a bit of confrontation with the Mizo civil community. That was at that time which I mentioned when all these conflicts were happening. That is behind them now. So it is, let us say, a peaceful coexistence. They do their job, these people do their own job. In fact, the Assam Rifle football ground, their parade ground is used as a football field very easily by the civil society. In Arunachal, the situation is different. There on the border with China, army presence is very distinct. It is right in your face. But the local communities are very friendly with the army. In fact, when you try, and you've gone to Zero, the common binding language of people in Arunachal is Hindi. And everybody speaks Surprised. मैं विकिपीडिया पे देखिए गया था कि ये सब लैंग्वेजेस, मैंने ये सब कैसे बोलूँगा, सब हिंदी बोल रहे थे। Everybody speaks Hindi. So one of the reasons perhaps for everybody to speak Hindi is the large presence of army. So there's a very strong bond with the army in Arunachal. In case of Manipur, there has been again a history. So there's this Armed Forces Special Power Act, which has been at the heart of contention of civil society for a very long time. कि आर्मी की जो फोर्सेस हैं इनको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स दे दी हैं कि कोई भी कभी भी किसी घर में जाके सर्च कर सकता है एंड देन समटाइम्स देयर आर एक्सेसेस व्हिच आर कमिटेड व्हेन यू गिव सच अनब्राइडल्ड पावर बट over a period of time, even very recently, the area which is now falling under Armed Forces Special Power Act has been reduced, and now एक बहुत ही कम इलाका है जो उसके अंडर आता है। तो जो रिश्ता आर्मी की प्रेजेंस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रेजेंस बॉर्डर्स पे तो रहेगी। जैसे बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ BSF है, तो हर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसमें कोई ना कोई प्रेजेंस तो रहती है ना।
तो उसको आप ज्योग्राफी को तो you can't ignore or wish away. So you have to find a way in which they are integrated, and then all of these organizations, they kind of find a way to reach out to the community. They hold, for example, medical camps. They will do some soccer and friendship kind of things. And there's a very active. So what corporates do in terms of CSR, the armed forces do in terms of similar activity with the community. Yeah, I think that's probably the only way to win Yeah, the locals trust, ताकि वो भी आपको assist करें, absolutely. और vice versa. This is contemporarily. Right. आपने बोला 66 के अंदर वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने बॉम्ब कर दिया, तो वो फिर that sort of remain in their hearts. Right. Then you also mentioned something called the Nelly massacre. Right. What is the Nelly massacre? So that happened in Assam, and it was one community which was particularly targeted at a certain point in time. So Assam का जो insurgency वाला phase था, that revolved around the question of identity. And sometimes it is kind of confused in the national mainstream narrative that it is a Hindu versus Muslim thing. Whereas it is not. It is a question of identity. Assam में Muslim population? It's a significant Muslim population. Because of closeness to No, so one part is Bangladesh. so one part is the Bangladeshi, let us say, immigrants. But intrinsically also Assamese population, there was a large Muslim presence. So what I'm trying to say is the question or the challenges of identity, which has been at the heart of conflict in the Northeast for a very long time, particularly Assam, have been on the Assamese identity, let us say. If there is an influx which is from outside, and the demographic profile of that region changes, then there's a sense of insecurity both in terms of jobs and in terms of culture. Let's look at Tripura, for example. त्रिपुरा में जो पुरानी ट्राइबल पॉपुलेशन वगैरह थी वो तो माइनॉरिटी में हो गए हैं. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वहाँ पे, बिकॉज बीइंग नेक्स्ट टू बांग्लादेश, तो ये जो उन इलाकों में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज सेंट्रल टू द होल नैरेटिव ऑफ पॉलिटिक्स. एंड आई थिंक किसी भी जगह पे, चाहे आप कितने भी लिबरल या प्रोग्रेसिव हो जाओ, जो वहाँ का नेचुरल इनहैबिटेंट है, वो इफ ही और शी फील्स एंडेंजर्ड, एंड तो एक नेचुरल प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड आ ही जाता है. राइट. जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी या फ्रांस वगैरह, जब कोई एक्सोडस होता है लोगों का, कहीं और देश में अत्याचार हो रहा होता है, तो वहाँ सीरिया से आ गए, जब सीरिया से आ गए, ठीक है, येमन से आ गए, तो एक तरफ तो आप बहुत प्रोग्रेसिव हो जाए, यू वांट टू प्रोवाइड होमेज, यस करेक्ट, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो रन द रिस्क ऑफ की काइंड ऑफ इरोडिंग योर कल्चर. और ये बड़ी एक सेंसिटिव चीज़ है, स्पेशली बिकॉज it's not like the Northeast has a lot of real estate in terms of land. Absolutely. छोटी जगहें हैं, Right. और उसके ऊपर भी if you change identity. So pressure on land and jobs. Let's remember, ultimately jobs उतनी हैं. अगर वो jobs में भी there are competing lower wage, it's a wage depressant. Yeah. तो उसमें फिर लोकल लोग फिर जो कहाँ जाएंगे. एक किताब है, there's this author called John Steinbeck. उसने किताब लिखी है Grapes of Wrath. और इसमें क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे अमेरिका में एक जगह डस्ट बोल नाम की रीजन है जो बिल्कुल ही पिछड़ा है, जहाँ पे मतलब क्रॉप भी होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, तो वो सब ट्रैक्टर वगैरह लेके आ रहे होते हैं बैंक्स वगैरह कि भाई हम लैंड सीज करेंगे अब. तो इन सबको कहीं से पैम्फलेट मिलता है, 20s-30s अमेरिका की बात बता रहा हूँ, पैम्फलेट मिलता है कि भाई कैलिफोर्निया में ना ऑरेंज पिक करने की जॉब है, तो बढ़िया खूबसूरत वादियाँ हैं, बढ़िया वो है, ये वो, आ जाओ. 200-300 हज़ार फैमिली जो हैं अपने ट्रकों में भर भर के यहाँ चले जाते हैं. एज दे रीच दीज ऑरेंज ऑर्चर्ड्स दे फाइंड कि मतलब 20 सेंट पर आवर मिल रहे हैं, फिर और बंदे आगे 15 सेंट पर आवर मिल रहे हैं, फिर 10 सेंट पर आवर. मॉरल ऑफ द स्टोरी है, या तो उसमें लोग मर रहे हैं या वो इतने से ब्रेड के टुकड़े के लिए कम में काम कर रहे हैं. Absolutely. राइट. एंड so is that what happened in Assam? Yeah, so I mean, in any place, whenever there is jobs are few and the takers are more, there will be a pressure on wages, downward pressure.
and that is what happened at the entire student politics which emerged in the 70s was around this question of identity. This is what the Nelly massacre is? Yeah, so I mean it was around the same identity issue, let us put it in a generic sense. And what happened in this massacre? No, so there was one particular community which was which was targeted because they were perceived to be from outside, and that is how. And they were gunned down? They were, yes, gunned down, Yeah. And so because of these things, there was a resistance to the mainland या ideas of the integration. नहीं, आसाम के अंदर इशू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया सारा जो चर्निंग हुई है दैट वाज अराउंड दिस इशू ऑफ आइडेंटिटी एंड द स्टूडेंट मूवमेंट विच स्टार्टेड इन द 70s वाज अराउंड दिस. तो उस वक्त क्या होता था कि अब इंडियन ऑयल वाले हैं, उनको रैंसम कर लिया, घेर लिया, किडनैपिंग हो गई, अबडक्शन हो गई, बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गए, ये सब चीज़ें होती थी. एंड असम वॉज द गेट वे टू द नॉर्थ ईस्ट. तो अगर असम के अंदर ही ब्लॉकेड हो गई तो बाकी जगह तो कहीं जा ही नहीं सकता आदमी. उस वक्त एयरपोर्ट तो थे नहीं, ना रेलवे लाइन थी, तो आप एक तरह से आइसोलेट होके बैठ गए हैं. तो हर स्टेट की वहाँ एक यूनिक हिस्ट्री है. जैसे नागालैंड है, नागालैंड की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है. वो अपने आप को, उनकी जो हिस्टोरिकल एक स्ट्रगल थी पहले, या कहते थे कि भाई हम तो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा ही नहीं थे, तो हम इंडिया का हिस्सा कैसे बने. अच्छा. तो वो उनकी हिस्ट्री अलग है, बट इट इज़ नॉट एज इफ द इंटायर नॉर्थ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉमन पेंटेड विद अ कॉमन ब्रश. एंड येट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक पॉलिसी हम यही करते हैं ना, वी लुक एट द एंटायर रीजन. एग्जैक्टली. सो आई मीन दैट्स वन ऑफ द आइडियाज ऑफ राइटिंग दिस बुक वाज दैट to kind of bring it into focus for people of the mainland, to look at it with also a sense that there is a lot happening there, and the past, the imagery of the past which you carried in your minds कि वहाँ पे abduction हो जाती है, bomb blast हो जाते हैं, नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है, वो तो ख़त्म हो गया है. That everything is gone now. It's an island of peace. And people are progressive, they are aspirational. सड़कें बन गई, एयरपोर्ट बन गए, बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं, तो लोगों को जाके देखना चाहिए. तो यही एक आइडिया है. अभी भी वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री लेकिन प्रमोट नहीं हो पा रही है फॉर सम रीज़न और द अदर. सी, आप देखिए, कोई भी इलाका जो पिछड़ा रह जाता है, जहाँ सड़कें ही नहीं थी, एयरपोर्ट नहीं थे, इस तरह का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो टूरिज़्म की बैकबोन तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना. मान लीजिए खूबसूरती है, बहुत जन्नत की तरह खूबसूरती किसी इलाके में है, लेकिन वहाँ सड़क है नहीं, तो देखेगा कौन वहाँ पे. So these are pristine territories. If people of India, they have traveled around the world, they know far more, let us say, about Vietnam than about the Northeast. And it's a tragedy. The places in the Northeast are spectacularly beautiful. Some of them are, it takes a while to reach there, but it's worth that wait. What are some of your favorite places in the Northeast that you've traveled to personally? For me, firstly, the western part of Arunachal, which is, Tawang and beyond Tawang, is beautiful. And I love to travel there when it's slightly raining, because the lakes are full and the waterfalls are full. It is misty and the yaks are kind of strutting around on the road, and there are rhododendrons which are in bloom in that season. So it's a very fascinating time to visit that. And there are meadows and you see horses, and there is nobody, I mean, as far as your eye can go. You don't see any wild horses. Yeah, wild horses. I've never seen a wild horse. Yes, so it is a beautiful part of the country. And then there's a place called Mechuka again in Arunachal, which is beautiful. And then there are several other places which are very nice. Meghalaya also has some very fascinating places. Yeah. And you can just go you just have to figure out कहाँ जाना. Like I forget, एक वो lake है Snowdeng नाम का है, क्या नाम का, जो that's so transparent that you can look all the way down and it's beautiful. It's near the... In Meghalaya, yeah. In Meghalaya. Yes, yeah. That's right, yeah. Yeah. So do you still travel there?
Yes, I do. My heart is there. So, there's there's a saying which says that, you can take the man out of the mountains, but never the mountains out of the man. So, you long for that pristine beauty. And the air, is very different. It's fresh and there's something very special about it. मैंने तो ज़िंदगी में बहुत फेस्टिवल्स अटेंड करे हैं, लेकिन Yeah. ज़ीरो वाज यूनिकली डिफरेंट बिकॉज एक तो आसपास पूरी वैली है, I know. और आप भूल जाते हो कि आप इंडिया में भी हो. मतलब देयर इज अ सेंस दैट यू आर रियली Correct. समवेयर अवे, लाइक इन अ मिस्टिकल प्लेस Absolutely. वेयर आई डोंट नो, लाइक मैजिकल थिंग्स कैन हैपन. Yeah. And it's very weather agnostic. मतलब Yes. I really enjoyed it. Okay, let me ask you a different question then. So, in general, एक state की या एक region की जो identity होती है, it is also defined not by its geographers, but sometimes also by its poets, right? And आप किताब के अंदर you keep mentioning this person called भूपेन हजारिका. वो ये कौन है और इनको समझना, why is that crucial to understanding like this region? So he was a very well-known and well-respected poet of Assam, and his poetry has resonated all over. So, like, let me say, he's a Rabindranath Tagore of Assam. And तो उनकी जो पोइट्री है, whether it's about ब्रह्मपुत्रा, about the seasons or whatever, एक आप फिल्म थी रुदाली, उसके अंदर भी इन्होंने एक वो आपको याद होगा, वो दिल हुम करे, एक गाना है, इफ यू लुक इन द यूट्यूब. मैं तो सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखी पिक्चर, पर आई एम श्योर लोग पता ही देंगे. So it is Bhupen Hazarika's poetry, but yeah, you have to know the language naturally, and And आप बीच में, so before in your 2 stints at in the northeast, end में अरुणाचल, पहले मिजोरम, बीच में you're also Daman and Diu, right? And what was that posting like? That is a completely different posting, because that is the western coast of India, 2 hours from Bombay, and very different, completely set up, and it's it's like a coastal and Portuguese heritage, and but Daman has become now an industrial kind of a town, and so has Silvassa, while Diu, which is on the other side, it is close to Gir and to Somnath temple, that is very pristine again. And from an administration standpoint, एक union territory में administer करना, is there something different than say doing it in a regular state? Certainly. So union territory, I mean, for example, Delhi hai. So, Delhi is like a megalopolis now, right? The challenges of working in Delhi, the scale of working in Delhi is very different, problems are very complex. When you work in, at the same time in Arunachal, which is not a UT, but it's a state, but part of the same cadre which I'm serving, or Mizoram for that matter, the problems or the challenges of development are completely different, because they are at different scale of development. वहाँ पे there are basic issues of sanitation, connectivity, water supply, power, economic opportunity, skilling, all those kind of things. So if you work in a state, however, I mean, supposing you are in Rajasthan, for example, and the scale again is very different. Supposing right now I'm Principal Secretary Transport of Delhi, so I'm looking at the transport issues of Delhi, which is a city. But similarly, if I was, let's say, in my counterparts who are there in Rajasthan, they are looking at the whole state. So there are several districts in the state, not just the capital, but districts, inter-district transfers and all that. So it's the scale which becomes different. The nature of problems become different. Each state has its own unique challenges, and so it's a completely different ballgame. Come back to states later and talk more about transportation in Delhi, because it's a very hot topic. Who are barefoot doctors? When I was reading your book, I was like, ये क्या system है? So barefoot doctors was the concept, a Chinese concept, so जहाँ पे remote areas के अंदर मेडिकल सर्विसेज नहीं पहुंच पाती, मान लीजिए हॉस्पिटल नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या है कि लोकल लोगों को ट्रेन कर दिया जाता है कि बेसिक दवाइयाँ, फर्स्ट एड लेके, कोई भी पॉपुलेशन का इंसान लोकल उसको ट्रेन करके, जैसे हमारे यहाँ पे ANM होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो कि गांव के अंदर भी होती है,
तो मान लीजिए बच्चों की डिलीवरी होनी है, अब वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहाँ से कैसे पहुंचेंगे? तो उनको बेसिक वो ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है। या बच्चों का, अगर बच्चे न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन, उनका केयर क्या देखना है, क्या पैरामीटर्स हैं, एंड किस तरह की वैक्सीनेशन करानी है, इस तरह की चीज़ें। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब आप लोकलाइज उसको कर दो ताकि बेसिक चीज़ें वहाँ टेकन केयर हो जाएं। लेकिन किसी को थोड़ी सी सीरियस बीमारी है तो फिर आगे एट अ हायर लेवल दे कैन गो एट अ डिस्टेंस एंड गेट देमसेल्व्स ट्रीटेड। आपने बताया था किताब के अंदर कि वहाँ पे ये इसलिए भी था बिकॉज सारा हेल्थ केयर वॉज लाइक सेंटर फोकस्ड। मतलब आप जो मेट्रोपॉलिटन नहीं बोल सकते, जो जो अर्बन सेंटर्स है वहाँ पे था। बाकी सारे लोग फिर अगर आप बाहर आउटस्कर्ट्स पे रह रहे हो तो कम्प्लीटली ऑन योर ओन। हाँ, तो मतलब देखिए आप, जो वहाँ की पॉपुलेशंस पहाड़ों की ख़ास तौर पे बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशंस हैं। कई हैमलेट्स इस तरह के हैं, वहाँ पे मान लो 50 लोग रहते हैं एक हैमलेट में, 30 लोग रहते हैं, और वो मेन सड़क से बहुत दूर रहते हैं। वो तो अपना पहाड़ में कहीं रहते हैं, दे आर हर्डर्स, वो बकरियां चराते हैं, जो भी कुछ करते हैं, या खेती में भी अगर करते हैं। तो 30 लोग हैं मान लो गांव के अंदर। अब उन 30 लोगों के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हर गांव के, हर हैमलेट के अंदर तो बना नहीं सकते। तो पैसे लिमिटेड होते हैं स्टेट के पास। तो पहला फोकस उनका होता है कि स्टेट कैपिटल में बना लें, सेकंड फोकस होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बना लें, उसके बाद है कि सब डिवीज़न में बना लें। सब डिवीज़न में भी बना लें। इन इलाकों में सब डिवीज़न ही इतनी दूर है कि उसको हो सकता है आने में 5 घंटे लग जाए, जो आदमी हैमलेट में रह रहा है। सो इसलिए एजुकेशन और हेल्थ केयर इन दीज पार्ट्स इज़ स्लाइटली चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस स्पार्स पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज, ख़ास तौर पे जो बॉर्डर्स हैं। दैट इज़ वाई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर्स इज़ सो क्रूशल। क्योंकि अगर आपने बॉर्डर्स अनमैन्ड छोड़ देंगे तो दे आर आफ्टर ऑल द सिविलियन सेंटिनल्स ऑफ द बॉर्डर्स। ये लोग, आबादी आपकी रह रही है तो इसका मतलब बॉर्डर तो इंसानों से बनता है ना। तो वहाँ को ऐसे लाइनें तो लकीरें तो लगी नहीं हुई। तो उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ मुहैया कराना एक बहुत ही अहम प्रायोरिटी है कि उनको शिक्षा भी मिल जाए। एस्पिरेशन तो सबकी है कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में चले जाए। अब उसका स्कूल अगर वहाँ है नहीं तो फिर उसकी टेंडेंसी होगी बॉर्डर छोड़ के कहेगा मैं शहर में आ जाता हूँ। जब आप कमिश्नर ऑफ हाई एजुकेशन थे मिजोरम में, आपने किताब के अंदर एक वो बताया कि मैं इंग्लिश कॉलेज या स्कूल के अंदर मिजो में पढ़ा रहे थे। ये तो खैर इधर भी होता है। हाँ, ये कुछ जगहों पे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदी में पढ़ा देते हैं। हाँ, तो ये तो मैं पढ़ के हैरान हो रहा था कि फिर वो तो देर नॉट सम ऑफ द वर्कफोर्स दैट इज कमिंग फ्रॉम दैट, वो फिर इतने तैयार इक्विप्ड नहीं है। तो वहाँ पे एक टेंडेंसी मिज़ोरम में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ना एक होमोजेनियस, मैंने आपको बताया, कम्युनिटी है। वो एक ही भाषा बोलते हैं, वो अपनी बोलचाल में भी वही है, तो स्कूल में पढ़ाने की भाषा भी वही है। अब वो स्कूल से आगे कॉलेज, जो गांव से निकल के आया लड़का कैपिटल के अंदर पढ़ रहा है, उसको अगर वो अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो, तो फिर उनको मीज़ो में पढ़ाना पड़ता है। एग्ज़ाम इंग्लिश में हो रहा है, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम तो यूनिवर्सिटी का है ना। So when the exam is in English, medium of instruction becomes Mizo, then there's a problem. तो फिर हाँ, तो मतलब वो करेंगे क्या फिर एज अ रिजल्ट? लाइक do you think that is what contributed to like not enough Mizo influence coming to our urban centers in the rest of India? No, actually on the contrary, Mizoram has been historically one of the leading states in the northeast in terms of the number of people, for example, joining the civil service. मिज़ोज़ बहुत ज़्यादा होते थे 60s में, 50s में, 70s में, क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल हायर था। वहाँ पे सिचुएशन ये है कि एक सेंटर्स, रीजनल हब्स हैं एजुकेशन के, जैसे शिलोंग है मेघालय में, दैट वाज अ वेरी लार्ज सेंटर ऑफ एजुकेशन। गुवाहाटी है। तो लोग अगर उनके पास रिसोर्सेज होते थे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ भेज देते थे, और उसके बाद जो भी है एग्ज़ाम कम्पिटिटिव दे के, चाहे वो IAS के अंदर आ गए, बाकी सर्विसेज में आ गए, उस तरह चलता था। क्रिश्चियन मिशनरीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस रहा इन एजुकेशन, ख़ास तौर पे नागालैंड, मिज़ोरम एंड मेघालय। सो ये मेघालय हैज़ बीन ऑलवेज अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट relatively in education. Shillong is a name that even if you are someone on the mainland, you've heard. Yeah. It's one of the few names you hear all your life, right? Yeah. Because there is clearly some economic activity happening there, substantial enough. And
आपने फिर किताब के अंदर ये भी लिखा ना, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज ओके, हम वी कम आफ्टर 2010, दुनिया रफली ओपन अप हो चुकी है, इंटरनेट आ चुका है, वो चिकन स्नैक वाली रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं. सो अब नॉर्थ ईस्ट के लोग, पूरे रीजन के, मैं अब एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, अब वो सब आते हैं, कोई मुंबई आके बसता है, कोई दिल्ली आके बसता है, दे मेक स्मॉल कम्युनिटी, जैसे यहाँ पे हुमायूंपुर है, राइट, इट्स लाइक अ ह्यूज प्लेस, एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे एनकाउंटर इज रेसिज्म, राइट, क्योंकि ऑफ देयर mongoloid features or whatever. Yes. And but they really want to assimilate, right? And so you talk a little bit about that as well, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक डिस्गस्ट सेंसिटिविटी हाई है पोर्क को लेके, बीफ को लेके, लेकिन मैं वहाँ पे कहूँ वो इट्स देयर कुजीन. सो यू नो, कुड यू टॉक मोर अबाउट दैट? हाँ, तो मतलब देखिए, जो बहुत सारे यंग लोग हैं, एस्पिरेशनल हैं, जहाँ जॉब्स नहीं थी, वो मेनलैंड के अंदर आ गए, बॉम्बे में, दिल्ली में, कैलकाटा में, बहुत सारे लोग गए. Lot of girls, they joined the wellness centers, therapists, spa therapists and so on. In the airline industry they joined. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, कुछ पढ़ने के लिए आते हैं. And then they tend to form a mini community, as you have said, like हुमायूंपुर में, दिल्ली में. उसकी वजह ये है कि एक तो दे फील सेफर टुगेदर, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी है, क्योंकि ये सारे मतलब वो उनको अपनी एक सेंस ऑफ कम्युनिटी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दीज प्लेसेस. मैं अगर वहाँ का रहने वाला हूँ, आई बी वेरी कंफर्टेबल, मेरे 5-6 आसपास मेरे मीज़ो हों, मेरे चाहे वो मैं उनको नहीं जानता था पहले से, लेकिन लगता है कि भाई हमारे अपने ही लोग हैं. अच्छा, खाना पाना भी जो है सिमिलर सा हो जाता है, फिर देन यू नो दोज इशूज़ आर नॉट देयर. But yes, there are challenges because when they interface with the mainlanders, and if there is a racial, pejoratives, chinky, this and that, when they are used, they feel also a little, offended that what kind of system is this? We are as much Indian as all of you. And why are you treating us like this? But I think even that is changing now with the millennials, the new college goers. So if you ask the college goers who used to study in, let's say, Delhi University 20 years ago, it was a completely different thing. Now if you, for example, in St. Stephen's College, there's a student driven community. It's a chapter on the Northeast. It's a Northeast society. And they talk about issues, and so the other people are also aware of what the region is about. And they are also far more confident. This generation of Northeastern, youngsters, they are far more confident. The earlier ones were diffident and slightly shy, too kind of, not as extrovertish perhaps. Now they are very easy and comfortable in the skin, and they can... Yeah, I have a lot more Northeastern friends now than, say, I did as a kid. Yeah. Right? This should be a sign of expanding your network, but also a sign of that like you will meet a person from the Northeast far more in Delhi now than you would do, say, 18 years ago, 15 years ago. Again, funny incident ये है, मैं सीरो वैली में था. अब, हर रीजन के अंदर ना थोड़ा थोड़ा तो इंसान लाइट रेसिज्म प्रैक्टिस करता है. दिल्ली में भी करते हैं. वहाँ पे रब्बी शेरगिल, Rabbi Shergill singer. He had come and he did this performance. He was standing right next to the stage, and वहाँ पे बाबा सहगल या कोई और, बाबा सहगल का तुमने वो देखा, कोई और परफॉर्म कर रहा था, some Japanese band. वो उसको वहाँ के लोकल लड़के छेड़ रहे थे, अरे सरदार जी बोल रहे थे. So this kind of casual animosity, और थोड़ा सा बोलना, it happens not only just दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट का दौरा, नॉर्थ ईस्ट में भी और लोगों के साथ होता है. एंड you also kind of mentioned it that there is some animosity that is reflected in the speech. देखो, वो एनिमोसिटी मैंने जो लिखा है वो था आज से 15 साल पहले. अब उसमें बहुत अंतर आ गया. आज के जो यंगस्टर्स हैं वो उनके दिलों में, मन में ऐसी चीज़ नहीं है. दिस इज़ द यूट्यूब जनरेशन. वो सारा कुछ देख रहे हैं, कनेक्टेड हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, उनके दोस्त बन गए हैं, जो नहीं भी जानते वो दोस्त बन गए हैं. देयर इज़ अ वर्चुअल कम्युनिटी विच हैज़ फॉर्म्ड. तो उससे बहुत बदलाव आया है. तो बल्कि एक मैंने उसके अंदर जिक्र किया, वहाँ एक मिज़ो चैनल है ज़ोनेट, और वो ज़ोनेट का जो ओनर है उससे मैंने बात करी. तो मैंने कहा, भाई बताओ कि बदलाव आपके हिसाब से क्या है, क्या हो रहा है. तो कहने लगा कि देखो, जो मेरी लड़की है छोटी,
वो यूट्यूब पे अंग्रेज़ी सिर्फ सुनती है गाने, और जो उसकी दादी है उसको तो समझ ही नहीं आती अंग्रेज़ी, तो आपस में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज शी इज़ talking a different language, and the grandmother is talking a different language. The worry there is that all of this will have a direct impact on their culture. So when on their channel they are trying to show Mizo folk dance, for example, the daughter will say, how boring is this? You know, she's more interested in maybe the hip hop kind of things. How, देखो वो जो globalized taste है ना, because of the internet, that is inevitable. Yes. हम कितनी भी कोशिश कर लें, Certainly. है ना, but that also opens you up to more opportunities, right? Right. But मैंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपकी किताब में ऑब्जर्व करी, was like the small like mention of Mary Kom. Once the Priyanka Chopra, you know, The picture movie came out, Yeah. people knew about her more. They already knew about her victories before that. Right. And you say कि you know, Mary Kom का जो पर्पस था वो ये था कि जो कॉम ट्राइब है उसका नाम हो. Right. ये तो ऐसी वाली बात है कि जैसे मैं चौटाला गांव से हूँ, चौटाला का नाम हो, मैं जैसे किसी और जगह से हूँ, उनका नाम हो. It's not something people are usually comfortable sharing, Right. right? But maybe it is a testament to how collectivistic और जो वो एक ट्राइबल कम्युनिटी की जो वो सेंस है, it is so strong that even at the national stage you want to rep where you come from. Now, so this is something which is unique to the Northeast to a large extent. That first priority, if there's a hierarchy of priorities in your mind, the first is the clan or the tribe to which you belong, or the village to which you belong. Then maybe the district to which you belong, and then the state, and then the nation. Of course, when they go to an international arena, it is the nation. But at the international level also, somewhere in their mind, sports is a theater of redemption for them. It is something कि भाई हम इतने बरसों से हमें कोई पूछता नहीं है, वहाँ पे जलजला आ जाए या कोई अटैक हो जाए कहीं से, तब आप नेशनल हेडलाइंस पे आते हैं. अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट की कोई बात ही नहीं करता है. लेकिन अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आ जाए वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, इन सारा स्पोर्ट्स में, then suddenly they hit the headlines. So for them, for the youth of Northeast, sports is a theater of redemption. That is such an insane observation because I mean, yeah, you unless कोई बहुत बड़ा developmental project हो रहा हो या कोई कैबिनेट का मिनिस्टर या कोई जाके वहाँ विजिट कर रहा हो कुछ करने के लिए, Right. you despite 2023 में होने के बाद आज भी you don't really hear about the Northeast. Right. You can वो I forget that gentleman's name जिसने वो जोक बनाया था, मेरी आंखें छोटी क्यों हैं, इसमें dirt नहीं आती. I don't know if you've seen that on Twitter. Or even like the CM of Assam is quite popular nowadays. Yeah. But again, political figures, overall population के बारे में you don't hear too much despite that is 2023. Right. Yeah, so I mean, I think this is one, the fact that there is a lack of attention of mainstream media, intellectuals, academia, films, music about people of the Northeast. One reason is the geographical isolation. वो आ ही नहीं पाते थे, यहाँ से लोग जा नहीं पाते थे. बट आप म्यूज़िक को ले लो. There's a musical group called Shillong Chamber Choir. I'm sure you've heard of it. Shillong Chamber Choir has such a fine repertoire of music. It's unbelievable. They are such an elegant group. They performed before President Obama in Mumbai. And their range of music, imagine in Meghalaya, they don't speak Hindi, but they sing retro Hindi songs and then they switch to Italian and they sing opera. It's a remarkable group. Then there's a quartet of sisters called Tetseo Sisters in Nagaland. Imagine in Nagaland, they are singing a song, Dil Di Angalna. It's a Punjabi song. And because their sense of music in the Northeast is so evolved. One of the reasons is in the Christian states, the choir, it trains your voice, and it's integral to their culture and their way of life. So, but things are changing. But I suppose in the next 5 or 10 years, we'll
we'll be less cynical on this view that people of the mainland don't know much about the Northeast, but things are changing. Yeah, some of the best contemporary rock still comes from the Northeast. Absolutely. It's one of the only places, the entire region, that is still the hotbed of rock. एक time पे ऐसा था, मुझे याद है, when I was sort of growing up in and around this area, rock or metal gigs बड़े common होते थे. And they sort of went away, and like, you know, when rap and hip hop and deep house and techno, EDM came, ये सब चला गया. North East में आप जाओ, आज भी आपको, अगर आपको लगता ना कि आपको लेड ज़ेपलिन पसंद है, पर वो 70s का बैंड है, तो वहाँ इतने सारे बंदे मिल जाएंगे जो आज भी वो सुन रहे हैं. And like the contemporary Christian rock circuit also. Like, I think that musical part of it is not is only awesome. that, they are also singing K-pop. Yeah, because of BTS. Yeah, it's even like at Zero, some of the local bands that played, I was mesmerized. मैंने कहा यार ये लोग कौन है, इतना बढ़िया कैसे बजा रहे हैं. They did a really good job of programming. So okay, so आप 2016 या 2016 is when you were posted in Arunachal. And then when did your posting end? 2018. 2018 में then you came to Mizoram. Back again to Mizoram. Yeah. And then when did you move to your current post? So I joined Delhi into about 2 years ago, 2021. Yeah. And फिर अब हम आ गए देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जहाँ पे एक anywhere from शुरुआत से ही AQI, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, कंजेशन की प्रॉब्लम, माने कि वो रेडियो अगर कोई सुनता तो आरजे बोल देते हैं यहाँ धौला कुआं में जाओ, ये जाम है. Like it's a place that has always dealt with congestion and traffic and all of that. So you join as a, you know, principal secretary, Transport. Department of Transport. Right. What are the first few problems that you tackle? See, first thing is that, as you've rightly said, how to decongest the city. For that, you need a reliable public transport, like all large cities around the world. So we started working on electrification of buses. So, you know, then the bids which are floated and all of that. So now we have 300 electric buses, and 1,500 buses are coming into our fleet in the next 6 months. We've got electric buses in Delhi? Yeah, 300 of them, yes. And 1,500 are coming more, starting in the next 10 days. And by November, you'll have another 1,500. And then another 4,000. We are on the verge of placing orders. Already the bids have been finalized. So the goal is that by 2025, Delhi will have 8,000 electric buses on a fleet size of 10,800. And we'll be second only to China in Shenzhen. Shenzhen has got a fleet of 16,000 electric buses. And पुरानी बसें का क्या होगा फिर? तो DTC की जो पुरानी बसें आपको दिख रही हैं, हरी हैं, जो लाल बसें हैं, उनकी तो अब टर्म भी खत्म हो रही है ना. अच्छा. तो they'll be taken off the road, and these new buses will. What happens to these old buses? Where do they go? तो scrap कर देते हैं इनको. अच्छा. So that is one part of the job mandate. The second, what we tried to do was to popularize electric mobility for personal usage. And there was a electric vehicle policy rolled out, and I'm happy to share that Delhi is now the leader in terms of adoption of electric vehicles. Today, if you look at the numbers of 2022, roughly about 10.5% of new vehicles sold were electric. And Delhi के लोग मान कैसे रहे हैं? मतलब कि So there is an architecture of subsidies also. जैसे 2-wheeler आप लेते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है, 3-wheeler लेते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है. पहले 1000 जो कारें बिकी थी उसमें सब्सिडी मिली. फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ ऑल्सो इज रैम्पिंग अप वेरी फास्ट. तो वो हम चार्जर्स लगवा रहे हैं. आप अगर मान लीजिए गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कहीं चार्जर मुझे मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा. सो वो भी एफर्ट हुई. फिर एक कम्युनिकेशन आउटरीच लोगों के साथ किया कि आप टारगेट ऑडियंसेस में कि आप इसको लीजिए. तो सब कुछ मिला जुला के आई थिंक वी हैव हैड अ गुड आउटकम देयर. सो पर कुंद्रा जी तो बड़ा नया बिहेवियर है कि मतलब लोगों को बोलना कि आप एक चार्जिंग वाली गाड़ी लो. और अगर थोड़े पुराने माइंड के लोग होते हैं उनको कन्विंस करना कि ये सेफ है, ये फ्यूचर है. नहीं, फ्यूचर देखिए एक तो होता है. आई थिंक इफ यू गो ऑन टू द अल्ट्रुइस्टिक नैरेटिव के ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोग उसके लिए ले लेंगे, बट अल्टीमेटली इट्स द मनी. The cost of operation of an electric vehicle is far lower than a conventional fuel vehicle. And how did you tackle the issues of prestige? क्योंकि लोगों की प्रेस्टीज होती है एक डीजल पेट्रोल की गाड़ी लेने में. On the contrary, I would say that getting a green number plate is a matter of prestige.
अच्छा, इस पे ग्रीन नंबर प्लेट होती है. तो यू नो आई वुड लाइक टू एक्चुअली पोजिशन दिस एज अ हार्ले डेविडसन क्लब. So there's like in USA you have a whole club of people who own Harley Davidson. So green is the new thing which is in. मतलब ब्लू नंबर प्लेट के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यूपीएससी करना पड़ेगा. यू कैन गेट ग्रीन नंबर प्लेट. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट देयर इज दिस थिंग अटैच्ड कि आपको ग्रीन नंबर प्लेट मिलेगी एज अपोज्ड टू द व्हाइट नंबर प्लेट, व्हिच इज आई थिंक प्रेस्टिजियस इनफ. एंड बट स्टिल अभी आप इसको पुश कर रहे हो, फिर भी आपने लोगों से कोई रेजिस्टेंस देखी है इस चीज़ के अंदर? नहीं, देखिए इसके अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंट्री पॉइंट पे जो इसकी कॉस्ट है इज़ स्लाइटली मोर. एंड उसकी वजह ये है कि अगर गाड़ी की कॉस्ट 100 रुपया है तो 40 रुपया उसमें कॉस्ट जो है बैटरी की है. तो बैटरी की जैसी कॉस्ट डाउन होगी. अब देखिए जब मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुए थे आज से 20-25 साल पहले, तो कितने महंगे होते थे, कितने कम लोगों के पास होते थे, बल्कि से होते थे, बैटरी उसकी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती थी. सेम चीज़ जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर है. with more research, more innovation, localization of battery manufacture, cell manufacture, the costs will go down, and the parity between a conventional fuel and this will automatically make a case for people to buy electric. Because आप पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की प्राइसेस देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रही हैं, तो वो तो कोई लेगा नहीं. 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, चाहे वो डिलीवरी वाले बंदों के पास हो जो डिफरेंट ऐप्स के लिए या फिर स्टार्टअप्स के लिए डिलीवरी करते हैं, टू इवन लाइक पर्सनल यूज़ व्हीकल्स. मतलब एक ज़माना वो था कि जब आपके पास होती थी रोड पे बुलक कार्ट, साइकिल, ऑटो, ठीक है, स्कूटी, बाइक, गाड़ी वाले, ट्रक वाले, टेम्पो वाले. अब वो यूलू वाली आ गई हैं छोटी छोटी, अब ये वाले वो भी आ गए हैं. सो व्हेन इट कम्स टू लाइक गेटिंग दीज न्यूअर काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द रोड, like how much are you involved in that? Yes. So certainly, you know, the transport department is the nodal department for the entire regulatory framework around the transportation issues. So अब ई-रिक्शा है फॉर एग्जांपल, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू डायनेमिक. अब वो इसलिए है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जो लोगों को सस्ता ज़रिया मिल जाता है, मार्केट जाना है या मेरे को बैंक जाना है, उसमें 5-10 रुपए दे के वहाँ उसमें पहुँच जाता है. Plus it is pollution free, and it is also saving the person from drudgery of actually pedaling human beings. And it's very convenient. So वो सब चीज़ें हैं. और ये जो आप कह रहे हैं यूलू टाइप के माइक्रो मोबिलिटी सोल्यूशंस हैं, इसका भी ओरिजिनल पर्पस तो यही है कि आप जिस तरह से मान लीजिए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, अब आपको मेट्रो पकड़ने जानी है, तो मेट्रो स्टेशन में उनके डॉक्स होने चाहिए, आपके अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर होने चाहिए कि आपने यूलू उठाई या सिमिलर इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक साइकिल या साइकिल उठाया एंड डॉक इट इन द मेट्रो स्टेशन, एंड देन व्हेन यू गेट डाउन सिमिलर फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल. इट्स कॉल्ड फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल. मेट्रो राइड में अगर आप अपनी कार में मेट्रो स्टेशन जा रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या है? आपको अल्टीमेटली क्लीन मोबिलिटी लोग करते हैं. हाँ, तो वो कार में चलेगा भी, मेट्रो जा रहे हैं. आपके पाँव नहीं पड़ने चाहिए ज़मीन पे बेसिकली. जैसे आप उतरे तो इट्स लाइक द मोमेंट यू, इट शुड बी अ सीमलेस सॉल्यूशन. यस. एंड सो व्हाट डज एग्जैक्टली योर जॉब एंटेल? मतलब इज इट लोगों से रेगुलेशंस बात करना, कुछ चीज़ें पास कराना? नहीं, देखिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस लेना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना, परमिट लेना, ये सब एक काम है. उसमें हमने पिछले 2 साल में दिल्ली में वी हैव गॉन कम्प्लीटली फेसलेस. सो आप फॉर एग्जांपल लर्नर लाइसेंस में आपने अप्लाई करना है तो आपका वो मोबाइल नंबर मांगता है, OTP आ जाता है, आपके आधार डेटाबेस से पूरा डेटा आ जाता है, and you take an online test at your home, and if you pass the test you get a learning license right there. You don't have to come to our office. You have to go to the office only to take a driving test. That is mandatory. वो जो टेस्ट है वो भी ऑटोमेट हो चुका है. Now there are cameras, so there is no human intervention in that. आपके साइड में एक कोई पर्सन नहीं बैठा है जो बोल रहा है कि अब ब्रेक लगाओ, ये करो, या हाँ, वो आपने उसमें एक पैटर्न आपको करने होते हैं, वीडियोस बने हुए हैं, उसको देख करके आप बनाइए. पास हो गए तो तुरंत पता लग जाता है, फेल हो गए तब भी तुरंत. ये तो अमेरिका में भी नहीं होता है, वो तो वहाँ DMV वाले वो बैठे रहते हैं. सो 40% फेलियर रेट है यहाँ पे दिल्ली में इन दोज टेस्ट्स. सो दैट इज़ वन लार्ज पार्ट. द सेकेंड पार्ट ऑफ द जॉब इज़ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी.
The third is improving the bus transportation, Delhi Transport Corporation and all that. Then of course is multimodal integration. मतलब कि हर मोड जो है ट्रांसपोर्टेशन का एक इंटीग्रेटेड होना चाहिए. उसमें अभी हमारी प्रोग्रेस हुई है, बट इट्स नॉट आइडियल. दैट्स वन एरिया विच इज वी आर स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस. I'm not sure I understand what is multimodal integration. So, इसका मतलब है कि आप अगर मेट्रो में चल रहे हैं और बस में चल रहे हैं तो आपका एक ही कार्ड फॉर टिकटिंग यूज होना चाहिए. लंदन में जैसे होता है, ट्यूब के लिए होता है, ट्यूब बस में चलता है, उसमें चलता है, ट्रेन में. So that we are working on. Hopefully in the next few months we'll get some results there. So whole lot of other things which we do. So I think it's on net quite an exciting job. Yeah. So what is one of the tougher parts of your job? Tougher part is I think the processes, because you have an idea, and to kind of get that idea from your mind to actually ground it, the government processes are sometimes time consuming. And you would like to move much faster, and sometimes it takes slightly longer than it should. And you think of 10 things, then maybe you're able to do 7 or 8. But I think on the whole it's been a very, very good and positive experience that I've had in the last 2 years. And you're very bullish on EVs. You think कि आगे जाके you might see a lot of even commuter populations like let go of fossil fuel वाली गाड़ियाँ या bikes and move to EVs? Yeah, so I think the fastest transition will happen in two-wheelers, then the delivery three-wheelers. Last year, more than 60% of the cargo three-wheelers sold in Delhi were electric. So these two segments will be the fastest. Cars will take slightly longer because the entry point, the cost differential is slightly more. यहाँ टेस्ला तो आई नहीं वैसे भी. टेस्ला तो नहीं आई है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ अब तो आ गई हैं. MG है, टाटा की गाड़ी है, फिर आपकी BYD है, उसके बाद इवन Audi एंड BMW जो हैं, ये सब इनकी इलेक्ट्रिक वर्जन्स हैं, but they are more expensive. Yeah. But then again, the affluent, they are buying it for the green number plate and also to show that they are environmentally conscious. Yeah, to show that they're environmentally conscious. Yeah. That's very important. Right. So I guess, that is as far as the book is concerned. People can obviously check out Research in Northeast. हम link में डाल देंगे नीचे. So if you are interested in understanding the Northeast, if you're from the Northeast or if you're from other parts of the country and you have certain misconceptions, you can clear those away. Because again, like I said before, it is a very extensive treatise on the Northeast. Instead of कि मैंने सिर्फ geography पकड़ी है, एक stage पकड़ी है, you've really covered it through multiple angles, anywhere from tourism to like relations with the army to like आपने उसमें सब करा है. That is why I like it. It was like a very interesting read to get through because एक बार में आप इतना कुछ जान लेते हो. Thank you. And yeah, obviously, I'm very excited about EVs as well. And तो आपका Twitter देखता रहता हूँ. तो if there are any parting words that you would like to say to our listeners or viewers, feel free to. No, I think मैं तो यही जो mainland के हमारे लोग हैं, सभी हमारे दोस्त जिसको देख रहे हैं, उनसे इल्तिजा करूँगा कि हिंदुस्तान का इतना खूबसूरत इलाका है. अब लोग श्रीनगर जाने लगे हैं, कश्मीर जाने लगे हैं, नॉर्थ ईस्ट भी जाना चाहिए और उसको डिस्कवर करिए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को. तो हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरती है तो उसको देखिए, महसूस करिए. That's one of the reasons for writing the book. Yeah, and when it comes to following the rest of your work, आप Twitter पे भी कुछ ना कुछ डालते रहते हो. What is a place that people can follow you at? Like, you can just give us the username. You can plug it. So it is Ashish Kundra at Ashish Kundra. My Twitter handle is that. So and I'm also there on LinkedIn. So yes. अगर आपको EVs के बारे में कुछ शिकायत आपको पता है कहाँ हाइड्रेट करना है. नहीं मैं मजे ले रहा हूँ, ऐसा मत करना. नहीं, no problem. Several people do that. अच्छा करते हैं आप already. Yeah. ठीक है. It was great talking to you. Likewise. I had fun and thank you for patiently answering all my questions. Thank you. Thank you so much. This was Dostcast with Ashish Kundra. See you all on the next episode. Take care. Bye bye. Thank you. Thank you.